नमस्कार, मैं हूं आनंद भट्ट और आप देख रहे हैं जेएनटी स्पेशल। जेएनटी स्पेशल में आज बात होगी बजट की, जिसके पेश होने में बस थोड़ा ही समय बाकी है। बस कुछ घंटों का इंतजार और भारत की वित्त मंत्री देश के सामने इस साल के बजट का लेखा जोखा पेश करेंगी। नमस्कार, मैं हूं साक्षी बत्रा और जेएनटी स्पेशल में आज हम लेकर आए हैं बजट पर खास पेशकश। आज हम आपको बताएंगे कि बूस्टर डोज वाले बजट से आम लोगों, किसानों और कारोबारियों की क्या-क्या उम्मीदें हैं, और साथ ये भी आपको दिखाएंगे कि इस बार का बजट किन उम्मीदों को पूरा करने की गुड न्यूज लेकर आ सकता है। तो देश का कॉमन मैन बजट से आस लगाए बैठा है, लेकिन इस बार के बजट से वो सेक्टर्स खासतौर पर राहत की उम्मीद कर रहे हैं जिन्होंने कोरोना काल में सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। आम आदमी हो या अरबों का कारोबार चलाने वाला उद्योग जगत, देश के बजट से हर किसी को पहली उम्मीद यही होती है कि खर्च कम हो और आमदनी ज्यादा। सरकार इस सपने को कैसे करेगी साकार, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीते 2 साल हर आम और खास के लिए मुश्किलों भरे रहे हैं। इस कोरोना काल में कारोबारियों से लेकर नौकरी पेशा लोगों तक हर कोई परेशानियों का सामना करने को मजबूर रहा है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद हर बार देश के लोगों ने कभी अपने दम पर तो कभी सरकारी राहतों के सहारे उठने का हौसला भी दिखाया है। और वो मौका भी आ गया जब देश का आम बजट पेश होने को है। ऐसे में कोरोना काल में आर्थिक मोर्चे पर मुश्किलों का सामना करने वाले लोगों के लिए ये बजट बड़ी उम्मीदों का मौका लेकर आया है। पिछले वित्तीय वर्ष में बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ था। ऐसे में इस बार उम्मीद है कि सरकार कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके साथ साथ उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, रक्षा समेत अन्य क्षेत्रों के लिए भी बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। टैक्सेस वगैरह कम करते, दाल और चावल, चीनी, ये बेसिक आम आदमी को जरूरत यही है। उम्मीद नहीं, विश्वास है कि ये राहत वाला बजट होगा। जीवन यापन के लिए जो होता है दाल चावल, हल्का फुल्का सामान, तो वो उनके लिए वो बजट हल्का आए। सबसे बड़ी उम्मीदें हैं देश को, खासकर जो हमारा बेरोजगार तबका है उनको रोजगार बहुत कम मिला है पिछले कई सालों से कोरोना के नाते। बजट शुड बी विच कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड ब्रिंग लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी टू आवर कंट्री। दरअसल मध्यम वर्ग के लिए बीते कुछ साल बेहद मुश्किलों भरे रहे हैं। इसका अंदाजा ऑक्सफैम की रिपोर्ट से भी लगाया जा सकता है, जिसके मुताबिक भारत की करीब 40% आबादी मध्यम वर्ग में आती है। इन लोगों को बेरोजगारी और महंगाई के डबल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। आबादी का ये बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय आय के महज 30% पर गुजर बसर कर रहा है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार इस बजट में मध्यम वर्ग के लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए नए रास्ते खोजे, उनको सीधे तौर पर राहत देकर उनके हाथ में ज्यादा पैसे पहुंचाएं, क्योंकि खपत आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी ये मध्यम वर्ग ही है, जो पहनने, ओढ़ने, घूमने, खाने पीने से लेकर गाड़ी, शादी, हर तरह की खरीदारी पर जमकर खर्च करता है। आम बजट में इस वर्ग को सरकार की तरफ से मामूली मदद भी मिलती है तो मोटे तौर पर सेंटिमेंट में सुधार होगा और लोगों की आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस भरोसे के पीछे वजह है देश के कारोबारियों की बागडोर संभालने वाले सीईओज का यकीन, जो पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। पीडब्ल्यूसी के सीईओ पोल के मुताबिक 99% सीईओ अगले 1 साल तक भारत की ग्रोथ में तेजी को लेकर भरोसेमंद हैं। भारत के 94% और दुनिया के 77% सीईओ वैश्विक ग्रोथ में भी तेजी का अनुमान लगा रहे हैं। 98% सीईओ को अगले 1 साल और 3 साल तक रेवेन्यू बढ़ने का यकीन है। 2022 में ग्रोथ पर 94% सीईओ को भरोसा है, जबकि पिछले साल 88% सीईओ को ही यकीन था। कुछ इस तरह की राय डेलाइट के एक सर्वे में जाहिर की गई है।
जिसके मुताबिक 75% से ज्यादा बिजनेस लीडर्स को देश की ग्रोथ और आर्थिक विस्तार पर भरोसा है, जबकि पिछले साल 68% बिजनेस लीडर्स को ही देश के कारोबारी भविष्य को लेकर यह भरोसा था। बिजनेस लीडर्स को यह भरोसा है कि अगर बजट में सही फैसले लिए गए तो ग्रोथ में और तेजी आएगी। 2021 में केवल 58% बिजनेस लीडर्स को अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की उम्मीद थी। कारोबार जगत के उत्साह को देखते हुए उम्मीद है कि अगर सरकार इस बार के बजट में थोड़ी सी भी दरियादिली दिखाती है तो फिर देश के एक बहुत बड़े वर्ग के लिए कोरोना के कहर से उबरना आसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात इस फाइनेंशियल ईयर के इकोनॉमिक सर्वे की। बजट से पहले सरकार ने देश की आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश की है और आर्थिक सर्वे रिपोर्ट देश की आर्थिक सेहत का लेखा जोखा होता है। इस साल बजट से पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व में ये रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट में विकास का ट्रेंड, साथ ही निवेश और खर्च, कृषि, औद्योगिक उत्पादन, रोजगार, निर्यात और आयात के बारे में भी जानकारी के आंकड़े होते हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इस बार के आर्थिक सर्वे की कुछ अहम बातें यानी कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो बता देते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2022-2023 में 8 से 8.5% की ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया गया है। साल 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 9.2 रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि वैक्सीन कवरेज और सप्लाई साइड रिफॉर्म से ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। आईटी बीपीओ सेक्टर की बात करें तो आर्थिक सर्वे में बताया गया है कि 2020-21 में ये सेक्टर 2.26% की दर से बढ़ा था। ये सेक्टर बढ़कर 19.4 हजार करोड़ डॉलर का हो गया है। वहीं कृषि सेक्टर के लिए अनुमान लगाया गया है कि अब की बार 3.9% की दर से बढ़ सकता है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में कृषि सेक्टर 3.6% की दर से बढ़ा था। रिपोर्ट में बताया गया है कि कृषि सेक्टर कोरोना महामारी से सबसे कम प्रभावित हुआ है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए ये बेहद अहम है। वहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए इस वित्तीय साल में 11.8% की दर से बढ़त का अनुमान जाहिर किया गया है। रिपोर्ट में सर्विस सेक्टर को कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला सेक्टर बताया गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि इस साल सर्विस सेक्टर में 8.2% की दर से ग्रोथ होगी। ट्रैवल, ट्रेड और होटल सेक्टर अब भी महामारी की मार से जूझ रहे हैं और वापस खड़े होने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो आर्थिक सर्वे का लेखा जोखा आपके सामने है। एक बेहतर कल की उम्मीद इन बातों से जागती है, लेकिन सामने कोरोना का चैलेंज है जो थोड़े थोड़े अंतराल के बाद एक चुनौती के रूप में सामने आता रहता है। सवाल ये उठता है कि आखिर इससे निपटा कैसे जाएगा। तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ पंकज मिश्रा जी मौजूद रहेंगे जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ रुचिका भगत जी रहेंगी, अर्थशास्त्री हैं। विवेक बिंद्रा जी हमारे साथ रहेंगे जो कि फाउंडर हैं बड़ाबिजनेस.com के। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले उस मसले पर बात कर लेते हैं जो हर आदमी की जेब से जुड़ा हुआ है और वो मसला है टैक्स का। साक्षी जी बिल्कुल अनंत, इससे पहले कि हम टैक्स की बात छेड़ें और ये देखें कि आगे आने वाला बजट कौन कौन से वर्ग के लिए गुड न्यूज़ लेकर आता है, जो आंकड़े आपने अभी पढ़े इकोनॉमिक सर्वे के, इसके ऊपर मैं चाहती हूँ हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं एक एक टिप्पणी ज़रूर दे दें। उसके बाद हम टैक्स पेयर्स की उम्मीदें और अलग अलग वर्ग की उम्मीदों के साथ आगे बढ़ेंगे और इस शो को आगे बढ़ाएंगे। पंकज जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ इस शो में और आपसे जानना चाहती हूँ कि जो इकोनॉमिक सर्वे के बड़े आंकड़े आए हैं जीडीपी को लेकर, इस साल 9.2%, अगले साल 8 से 8.5%, क्या ये कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा है कि देश की इकोनॉमी जो है, जो ग्रोथ है, वो लगातार कम हो रही है? क्योंकि इस साल 9.2%, अगले साल 8 से 8.5%, या फिर इसे ऐसे देखा जाए कि कोरोना की मार की वजह से जब पिछले साल हमने 7.3% तक की गिरावट देखी थी, उसके बाद बाजार और साथ ही साथ जो जीडीपी है वो पटरी पर लौट रही है। पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो हम अपने सरकार का धन्यवाद करेंगे कि जो वैक्सीन रिजीम उन्होंने चलाया
और ऑलमोस्ट आप देखिए 130 करोड़ जनता को, जो इतना मास पॉपुलेशन है, उस मास पॉपुलेशन का जो वैक्सीनेशन कैंपेन उन्होंने किया, दैट वाज वो 100% सक्सेसफुल हुआ। अब उसके होते हुए अगर आप देखते हो कि फिर भी हम 9.2% जीडीपी ग्रोथ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं 2022-23 में, राइट। तो उससे कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि इतना पैंडेमिक होने के बावजूद भी वी हैव मेंटेन आवर 9 जीडीपी ग्रोथ रेट। साथ में आप देखिए इसके बावजूद हमने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हॉस्पिटल है, जो फार्मा इंडस्ट्री है, इन सबों ने कितना ग्रोथ किया हुआ है। अकॉर्डिंगली जीडीपी पे भी अच्छा खासा हमारे को इम्पैक्ट पड़ा इसका, और जितना हमने एक्सपेक्ट किया था कि जो जीडीपी में डेफिशिएट आएगा उतना डेफिशिएट नहीं आया। अल्टीमेटली वी हैव अचीव्ड, हमें उसका बेनिफिट हुआ जो वैक्सीनेशन कैंपेन हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया है। तो हम अपने प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस चीज़ के लिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो अभी स्ट्रैटेजी और जो स्कीम्स अभी आप देखो एग्रीकल्चरल सेगमेंट में आ रहा है, जो 3.9% हमने एक्सपेक्ट करा है कि जो एग्रीकल्चर सेगमेंट है उसमें कोई डिक्लाइन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ और वो चलता रहा। आप देखो इसी तरह मेटल इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में, वो भी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स में भी कोई इश्यूज बहुत ज़्यादा नहीं आए, वो एज इट इज़ ग्रोथ रेट पे है और वो मेंटेन होता रहा। एक एक प्रतिक्रिया मैं अपने बाकी मेहमानों से भी यहाँ पे लेना चाहूँगा। रुचिका जी का मैं रुख करूँगा। रुचिका जी, क्या ये माना जाए कि लॉन्च पैड सेटल हो चुका है, क्योंकि इसी आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि प्री कोविड इरा में हम पहुंच गए हैं, यानी कि जो पहले हालात थे उसके समानांतर हम पहुंच गए हैं। तो क्या माना जाए, ग्लूम से बूम की तरफ इशारा कर रही हैं चीजें? देखिए, बजट जो होता है वो फ्यूचर के लिए होता है। हम 2 साल से पीछे एक्सपीरियंस कर रहे हैं कोविड काल को, तो मेरे को लगता है कि सरकार ने काफी अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया। जब 2 साल से कोविड चल रहा था, तो इस साल उसको लेके, उस एक्सपीरियंस को लेके अगर सरकार को देखा जाए तो मुझे लगता है कि बजट कंपैरेटिवली एक सटीक बजट होना चाहिए, एक फ्यूचरिस्टिक बजट होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म बजट होना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे जीडीपी के डाटा जो आ रहे हैं, इस बार अब 9.5 ग्रोथ रेट के जो परसेंटेज कह रहे हैं ग्रोथ रेट की, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं इस बार का बजट कैसा होगा। आप एग्जैक्टली अभी कमेंट नहीं कर सकते कि हाँ जी 9.5 ग्रोथ हो गई या 8.23 हो गई। इस तरह से बजट को देखना पड़ेगा, बजट कितना है, कितना फ्यूचरिस्टिक है, कितना स्ट्रेटेजिक है और किस किस चीजों पे ध्यान रखते हैं, क्योंकि इस बार ये ट्रांजिशनल पीरियड है। आप समझे, हम 2 सालों से लगातार जूझ रहे थे, अब हमारी इकोनॉमी थोड़ी स्टेबलाइज है, अब आप फ्यूचर को फोरसी कर सकते हैं, आप कोविड को कंट्रोल कर रहे हैं। अब आपको पता है कि आपको स्ट्रेटेजीज बनानी है। अगर वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉय कर रहे हैं तो आपके पास इतने अच्छे सॉफ्टवेयर है कि आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस इस टाइम पे मॉनिटर कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि अगर यही चीजें कंडीशंस आगे चलती रही तो मैं किस तरह से बिजनेस करूंगा। तो ये सारी चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो इस बार बजट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा हमारा आगे ग्रोथ रेट क्या होता है। जी विवेक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि आज के इकोनॉमिक सर्वे से क्या सबसे बड़ी हाईलाइट आपको लगी, जो कि हमें ये बताए कि कल आने वाला यूनियन बजट किस दिशा में भारत की इकोनॉमी को लेकर जा सकता है। पीछे का एनालिसिस कुछ तो इंडिकेशन देता ही है हमेशा, पर मैं पीछे के एनालिसिस को कभी कभार एक आई वॉश की तरह भी देखता हूं। मेरी नजर में ये पॉलिटिकल बजट होने के चांसेस हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब के अंदर इलेक्शंस हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्रयास करेगी कि वो अपने केपीआईज को इंप्रूव करने के लिए, इन्वेस्टमेंट और रिफॉर्म को लाने के लिए कुछ खर्चा करेगी ताकि ग्रोथ बनी रहे। और ग्रोथ और प्रॉफिट ये दोनों अलग चीजें हैं। प्रॉफिट आपको किससे आता है? वो फिस्कल डेफिसिट से आता है। साधारण भाषा में समझाता हूं मैं। फिस्कल डेफिसिट का अर्थ हुआ कि सरकार ने क्या खर्चा किया, क्या इनकम हुई। सरकार को इस समय इलेक्शन के चलते खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। इनकम के सोर्सेज अभी बहुत ज्यादा तेज नहीं बढ़े हैं, तो इस समय मैं ये देखता हूं कि फिस्कल डेफिसिट आने वाले समय में बहुत ज्यादा कंट्रोल में नहीं रहेगा, क्योंकि 2 बड़े कारण हैं। इन्वेस्टमेंट और रिफॉर्म में कुछ खर्चा चला जाएगा, और दूसरा इलेक्शन होने के कारण कहीं ना कहीं पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर को रिझाने के लिए भी कुछ खर्चा चला जाएगा। जब ये 2 जगह जाता है, जैसे एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्किलिंग, हेल्थ केयर, इंफ्रा, इन सब में सरकार ट्राई करेगी कि कुछ ना कुछ बेनिफिट दे दे। बेनिफिट कैसे देंगे? कोई वेवर देंगे, कोई सब्सिडी देंगे, कोई टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देंगे, फार्मर को कुछ बेनिफिट देंगे। ये सब फिर से हमारे खर्चे में बढ़ेगा। तो ये आने वाले साल में मैं बहुत ज्यादा फिजिकल डेफिसिट तो कंट्रोल होते नहीं देख रहा हूं,
ये मैं इस समय देख रहा हूं कि हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और इनकम अभी बढ़ती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। जो आपने देखा 8.5 और 9.5 की जो आपने बात करी, वो 9.5 इसलिए आया था क्योंकि पिछला वाला डिनोमिनेटर कम था। जब पीछे अपना डिप हुआ, डिप के ऊपर जो ग्रोथ है उसको असली ग्रोथ नहीं मानेंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रो फार्मर स्कीम्स आ सकती है यहां पे और फिस्कल डेफिसिट सेम जैसा रहेगा। फिर आप जब अगले सब्जेक्ट पे आएंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, जब अगला प्रश्न देंगे तो मैं कुछ आपको बहुत तेजी के साथ आंकड़ों के साथ साधारण भाषा में समझा सकता हूं कि एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आखिर टैक्स पेयर्स, जो कि अनंत मुझे बता रहे थे कि उनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पिंच होता है वॉलेट पर वो टैक्स पेयर्स को होता है, कि आखिर टैक्स पेयर्स के लिए कैसे इस बार का बजट बूस्टर डोज की सौगात लेकर आ सकता है, आखिर किन रियायतों को देकर महंगाई से परेशान आम जनता की जेब में सरकार ज़्यादा रकम पहुंचा सकती है और उसका इंतजाम कर सकती है। दरअसल देश में फिलहाल 2 तरह के टैक्स सिस्टम है। आपको फटाफट से ग्राफिक्स के जरिए भी बता देते हैं कि ये 2 सिस्टम्स कौन कौन से हैं। उसके बाद मैं पंकज जी से भी बताऊंगी कि पूछूंगी कि किस तरीके से ये 2 टैक्स सिस्टम्स फिलहाल भारतवासियों को, टैक्स पेयर्स को अभी डिवाइड करे हुए हैं और आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं। पहला है पुराना टैक्स सिस्टम जिसमें ATC समेत तमाम तरह की टैक्स छूट करदाताओं को मिलती है। दूसरा है नया टैक्स सिस्टम जिसमें करदाताओं को किसी तरह की छूट तो नहीं मिलती लेकिन उन्हें टैक्स स्लैब में रियायतें मिलती हैं। लेकिन दूसरा टैक्स सिस्टम जो है वो ज्यादा सरल है। इसमें टैक्स पेयर्स को भी आसानी होती है, लेकिन टैक्स छूट के मामले में अभी भी पुरानी प्रथा ज्यादा फायदेमंद है, जिसके चलते लोग नई प्रणाली में आने से बचते हैं। हालांकि कॉर्पोरेट्स ने नए टैक्स सिस्टम को अपनाने में दरियादिली दिखाई है। ऐसे में सरकार आम करदाता को भी इस सिस्टम में लाने के लिए इस पर कुछ राहतों को देने पर विचार कर सकती है। जानेंगे हमारे टैक्स एक्सपर्ट से आखिर इस बार टैक्स सिस्टम में किस तरह के बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं आखिर टैक्स पेयर्स को इस बजट से क्या उम्मीद है। विकास जी हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से हम जानना चाहते हैं इस टैक्स सिस्टम को अगर बिल्कुल साधारण शब्दों में समेटना चाहूं तो 2 शब्द मेरे ध्यान में आते हैं विकास जी। एक है तरलता और एक है सरलता। सरलता सिंप्लीफिकेशन और तरलता आम टैक्स पेयर्स के हाथ में पैसे का आना। कैसे बैलेंस सरकार बिठा सकती है? पंकज जी भी हमारे साथ है, टैक्स एक्सपर्ट। पंकज जी, अच्छा, जैसे आपने अभी बताया कि टैक्स रिजीम अभी तो जितने सैलरीड एम्प्लॉई हैं वो सारे इस एक्सपेक्टेशन में हैं कि जो ये 2.5 लाख की लिमिट है, जो 2.5 लाख की लिमिट कंटिन्यू पिछले कई सालों से चली आ रही हैं, उस 2.5 लाख की लिमिट को कुछ इन्हांसमेंट मिलेगी। 2.5 लाख से 3 लाख करें। सिमिलरली जो 80C में जो डिडक्शन है, जिसको 1.5 लाख रुपए की लिमिट इन्होंने बांध रखी है, जो काफ़ी दिनों से चल रहा है, उस 1.5 लाख की लिमिट को भी कुछ हद तक बढ़ाने की बातें चल रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप देखेंगे तो जो सेक्शन 10(14) के कुछ प्रावधान है इनकम टैक्स में, उसमें भी अभी तक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस 100-200 रुपये, 300 रुपये, ये सारे 1960 से एज इट इज़ कंटिन्यू होके चलते जा रहे हैं। अब देखिए हाउसिंग लोन की बात होती है। हाउसिंग लोन लेने से उसका इंटरेस्ट का रिबेट मिलने से हमारे को कितना बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलता है। अब सेक्शन 24B है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, वहाँ पे पहले 2 लाख से ज़्यादा का आप इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते थे, लेकिन अब नाउ डेज पिछले 3 सालों से इन्होंने 2 लाख की कैप कर दी कि भाई 2 लाख से ज़्यादा आप इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं लेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई यहाँ पे हमें इंटरेस्ट का कितना बेनिफिट हो, थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट दें या जो एक्चुअल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उनका पूरा बेनिफिट मिले, सो दैट कि लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में घर परचेज करने के लिए मोटिवेटेड हो और उनको इंटरेस्ट का पूरा बेनिफिट मिले। अकॉर्डिंगली आप फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करते हैं सैलरी में, तो वहां पे आप देखिए कि 50,000 की लिमिट फिक्स कर दी। आप चाहे 5 लाख कमा रहे हो चाहे 50 लाख कमा रहे हो, आपको 50,000 से ज्यादा का बेनिफिट आपको मिलना नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं आपको कि जो 50 लाख कमा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका खर्चा भी तो ज्यादा होगा, उस खर्चे के ऊपर गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं जाता। मैं अभी भी बड़े सारे टैक्स पेयर इस उम्मीद में बैठे हैं कि जो 50,000 की लिमिट है इसको यार इनकम के कंपैरेटिवली जो जितना कमाता है उसके कंपैरिजन कुछ उसका स्लैब बना दीजिए, उस हिसाब से आप उसको बेनिफिट दीजिए, तब जाके टैक्स पेयर को थोड़ा राहत मिलेगा। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं और 80C में आप देखिए कोविड पैंडेमिक में
लोगों को कितना मेडिकल ट्रोमा से गुजरना पड़ा है, हर वक्त मेडिकल का खर्चा लोगों को करना पड़ा है। यार उस खर्चे का जो खर्चा उन्होंने किया है, उस खर्चे का आप रिलीफ दो। वो खर्चा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से लोगों का पैसा डिडक्शन हो गया, वहां से पैसे नहीं मिले, लोगों का पलायन हो गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले गए, उनको अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, उसकी वजह से उसका बेनिफिट नहीं मिला। तो आप उन लोगों ने जो सर्वाइवल में, जो लिविंग कॉस्ट में और जो मेडिकल के एक्सपेंसेस में जो उनके खर्चे बढ़ गए, उन खर्चों का बेनिफिट उनको देना चाहिए बाय इंट्रोड्यूसिंग कुछ नए सेक्शंस का प्रावधान लेके आए चैप्टर 6 में 80C में, वहां पे फिर उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। पंकज जी, एक और मसला इसमें आता है, वो है ATC का दायरा बढ़ाने का। कई साल से 1.5 लाख की लिमिट है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आम टैक्स पेयर के जहन में क्या चल रहा है। अच्छा देखिए, आपने मेरे से बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले कि नया रिजीम या पुराना रिजीम। जी, अभी थोड़ी देर पहले ये बात हुई थी हमारी, तो मैं कहूं जो नया रिजीम है, अभी मेरा इसमें एक और ओपिनियन में देना चाहूंगा कि जो पुराने रिजीम में आपका इनकम अगर 12 से 14 लाख के बीच में आता है, विवेक जी जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जो 12 से 14 लाख के बीच में जो पुराने रिजीम के लोग हैं, वहां तक तो उनको सही बेनिफिट मिल जाता है टैक्स रिजीम में, ओल्ड टैक्स रिजीम में। जैसे ही उनकी इनकम 14 लाख से ऊपर होती है, यानी कि जैसे ही इनकम उससे ऊपर होगी और वो नए टैक्स रिजीम में वो शिफ्ट करते हैं, तो वहां पे उनको थोड़ा थोड़ा बेनिफिट होना शुरू हो जाता है। अब मेरा यहां पे ये ओपिनियन है कि जो पुराना टैक्स रिजीम है, नया टैक्स रिजीम में यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लोग यार मैं कौन सा लूं, नया लूं, पुराना लूं, कौन सा लूं। यहां पे लोग उधेड़-बुन में रहते हैं कि मुझे लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब यहां पे मान लीजिए अगर नए रिजीम में मैं कह रहा हूं आप इन्वेस्टमेंट मत करो, अगर नए रिजीम में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो वहां पे अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इकोनॉमी का डेफिशिएशन वहां शुरू हो जाता है, वहां से इकोनॉमिक डेफिशिएट होता है। तो वहां पे, एक मिनट मेरी बात पूरी करने दीजिए, तो वहां पे जब इकोनॉमिक डेफिशिएट होता है, वहां पे लोगों को और मोटिवेशन मिलना चाहिए कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करिए। जैसे नए रिजीम में आपने स्लैब बना दिए 7, अब उस 7 स्लैब में आपको 7 स्लैब के साथ साथ आप उसमें इन्वेस्टमेंट का भी प्रपोजल डाल दीजिए कि हम आपको वो छूट भी देंगे और 7 स्लैब में आपको बेनिफिट भी देंगे। तब जाकर के लोगों के अंदर एक ऐसा मोटिवेशन आएगा और इतना प्लस बेनिफिट उनको मिलेगा कि टैक्स पेयर डेफिनेटली अपने आप को सही पोजीशन में फाइंड आउट करेगा। विवेक जी, आप बताइए कि नए स्लैब्स में नया जो रेजिम है उसमें सरकार ऐसा क्या कर सकती है? अभी तक हमारे पास आंकड़े नहीं हैं कि भारत में कितने लोगों ने नया टैक्स रेजिम अडॉप्ट किया है। तो अगर नए रेजिम को आकर्षित बनाना है तो सरकार को क्या करना चाहिए? और साथ ही साथ मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी, आपने लेकिन उसके लिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद मैं पूछूंगी कि जो टैक्स पेयर्स की जो रेट है 10 लाख से ऊपर की वो 30% है, लेकिन कॉरपोरेट जगत के लिए सरकार ने 25% कर दिए हैं, यानी कि इंडिविजुअल ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं। सोचिएगा इस बात को, ब्रेक के बाद मिलते हैं और इसी के बाद चर्चा करते हैं विवेक जी से। ब्रेक से पहले मैंने एक सवाल पूछा था विवेक जी से, उसी का जवाब ले लेते हैं। सवाल ये था कि कॉर्पोरेट जगत के लिए जहां सरकार ऑलरेडी टैक्स में डिडक्शन कर चुकी है, 25% तक का कर चुकी है, यही रियायत हमें इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को क्यों नहीं मिली? क्योंकि अभी भी सबसे ऊपरी स्लैब में 30% से ऊपर के रेट पर आपको टैक्स भरना पड़ता है। विवेक जी। हाँ, वैसे आपके 2 प्रश्न थे, पहले इसी से शुरू करते हैं। इंडिविजुअल का भी जो टैक्स कलेक्शन पिछले साल का आप देखोगे और कॉर्पोरेट का टैक्स कलेक्शन पिछले साल का आप देखोगे, दोनों का 4.5 लाख करोड़ के आसपास है। एक का 4.5 लाख करोड़ है, एक का 4,60,000 करोड़ के आसपास है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जो कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन है वो मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन का क्वालिटी इंप्रूव करता है। जितना बड़ा कॉर्पोरेट, और ये भी एक्चुअली इसलिए हुआ है क्योंकि 400 करोड़ से कम करने वालों के लिए 23-25% किया है, इसलिए इंडिविजुअल के लिए भी रैशनलाइज करना चाहिए। इंडिविजुअल्स के लिए भी एक लेवल के ऊपर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर बढ़ते हुए स्लैब में जाके वो 40% प्लस हो जाता है। अब आते हैं इनकम टैक्स पे, जो आपका प्रश्न था। देखिए, टैक्स रिफॉर्म इस समय जरूरी है क्योंकि इस समय जो इन्फ्लेशन आया है उससे आपको एक्स्ट्रा मनी फॉर कंजम्पशन चाहिए।
और अगर इकोनॉमी को ग्रोथ चाहिए तो आपको 3 चीजें चाहिए, ध्यान दीजिएगा। पहली चीज आपको चाहिए कंजम्पशन, दूसरी कंजम्पशन चाहिए, और तीसरी थोड़ी अलग है, वो है कंजम्पशन यानी कि कंजम्पशन, और कुछ नहीं। इकोनॉमी तभी ग्रो करेगी, तभी बढ़ती है जब कंजम्पशन होता है, और कंजम्पशन लाने के लिए इस समय जो टैक्स पेयर है उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ा के 1 लाख कर देना चाहिए, जो कि आपको कॉम्पेंसेट करने में मदद आएगा इन्फ्लेशन के मुकाबले। पेट्रोल का प्राइस जो है जुलाई 2017 में 63 रुपए था, आज 95 रुपए आया, यानी कि 50% इंक्रीज हो गया। डीजल का प्राइस जो है 53 रुपए था, इस समय 86 रुपया है, यानी कि 62% इंक्रीज हो गया। आपका जो सरसों का तेल था वो 75 रुपए का था, अभी 150 रुपए का हो गया, यानी कि आपका 100% इंक्रीज हो गया। आपका टैक्स फ्री स्लैब जो है वो अभी 2.5 लाख से 3 लाख की 3.5 लाख की बात करी। मैं थोड़ा बुलिश हूं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा के 5 लाख का अगर आप लोग टैक्स फ्री स्लैब पे बात की जाए, नहीं होएगा कोई बात नहीं, लेकिन हमारी मांग है, हम चाहते हैं ऐसा। आप पूछे अब क्यों चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं, अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई साहब आपके साथ बैठे हैं, एक्सपर्ट हैं, जैसे वो कमाते हैं उनसे पूछो कहां से कमाते हैं। जब आदमी ग्रो करता है, पैसा कमाता है, तो उसकी कमाई में हिस्सेदारी से कमाते हैं। ऐसे ही सरकार को भी करना चाहिए। सरकार को करना चाहिए कि भाई पहले सब लोग कमाएं और उनकी कमाई में से मैं कमाऊं, ये नहीं कि दंड दे के कमाएं। टैक्स है दंड दे के कमाना, और एक है ग्रोथ से कमाना। मुझे लगता है कि इस समय पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की जरूरत है। इंडिविजुअल पे इंपैक्ट ये आएगा कि जो इन्फ्लेशन की मार खाई है, जो उसने कोरोना की मार खाई है, जो हॉस्पिटल की मार खाई है, उससे बचेगा। दूसरा, फास्टर मनी सर्कुलेशन होगा, जिससे जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एसएमई सेक्टर बढ़ेगा। दूसरी एक और चीज, इक्विटी के अंदर अगर इन्वेस्ट करने के लिए इंस्पायर करें और इंसेंटिव दें, तो वो अगर इंसेंटिव देंगे तो कैपिटल इस समय ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगा। एजुकेशन के गोल होते हैं, मैरिज के होते हैं, मकान खरीदने के होते हैं, रिटायरमेंट के होते हैं, वो गोल अचीव होंगे। अच्छा, इससे फर्क क्या पड़ेगा बाजार में? बाजार में फर्क होगा कि आपको फॉरेन कैपिटल नहीं लाना पड़ेगा, इंडिया का आदमी इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा। इससे फर्क ये आएगा, वॉलेटिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि इंडिया का पैसा लगा रहेगा, कोई बाहर का पैसा निकालेगा, वॉलेटिलिटी होगी। इससे फर्क ये पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, क्योंकि लोग आईपीओ और लिस्टिंग के लिए लेकर के आएंगे। जी बिल्कुल, खरीदने के लिए अगर आप टैक्स पेयर के हाथ में अगर पैसा ज्यादा आएगा तो उसका ओवरऑल इकोनॉमी पर इंपैक्ट अच्छा आने वाला है। आप देखो, मकान खरीदने पे आपको कमाल की बात बताता हूं। जी, मकान खरीदने में अभी 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट का सब्सिडी है इस समय, उसको अगर 5 लाख पे कर दें, विवेक जी आपके पास को कम करें। जी, आपके पास आएंगे इस पहलू पे भी, क्योंकि हाउसिंग इंडस्ट्री पे भी हमारा फोकस है इस कार्यक्रम के दौरान। लेकिन उससे पहले हेल्थ पर जरा बात कर लेते हैं। और हेल्थ बजट को लेकर भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। उम्मीद की जा रही है कि बूस्टर डोज इस बार मिल सकता है। कोरोना काल में सेहत एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह से भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कड़ा इम्तिहान हुआ, उसे देखते हुए इस बार के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के कदम सरकार उठा सकती है। एब्सोल्युटली, देखा जाए तो मैं आपके पास आना चाहती हूँ इस समय रुचिका जी, और पूछना चाहती हूँ आपसे, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए जो एक सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि हेल्थ केयर सेक्टर का आवंटन बढ़ाया जाए। फिलहाल 1.5% जीडीपी के हिसाब से आवंटन है, इसे कम से कम बढ़ाकर 2.5 से 3% तक करना चाहिए। हम सभी देख चुके हैं कि कोविड-19 में अगर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो फोकस में रहा है वो हेल्थ केयर सेक्टर रहा है। आप बताइए कि इकोनॉमी के लिए हेल्थ केयर सेक्टर कितना ज़रूरी है, और इसके ऊपर फोकस सरकार का आने वाले बजट में कितना होना चाहिए? कोविड ने हमें एक चीज तो बड़े अच्छे से समझा दी है कि हमें बंदूकों की जरूरत नहीं है, हमें हॉस्पिटल की जरूरत है। ठीक है, तो इसीलिए हेल्थ केयर सेक्टर एक मेन कोर सेक्टर है जहां पे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि हेल्थ केयर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे सिटीजन से। हेल्थ केयर सेक्टर अच्छा होगा, हमारे सिटीजन अच्छे होंगे, हमारे सिटीजन की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो मुझे लगता है कि इस बार जो मेजर चंक है बजट का, वो थोड़ा सा डाइवर्टेड होना चाहिए हेल्थ केयर सेक्टर की तरफ, थोड़ा ज्यादा डाइवर्टेड होता तो हर साल ही है, बट इस बार थोड़ा और डाइवर्टेड होना चाहिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट की जो ड्राइव थी वैक्सीनेशन वाली, अगर आप देखें हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर ही काफी अच्छी ड्राइव रही है। इनफैक्ट इंडिया ने जो टारगेट थे वो सारे अचीव भी किए हैं। अगर आप देखें कि हमारा जो ओल्ड एल्डरली लोग हैं, उन्हें ऑलमोस्ट 90% जो है वो सारे फुली वैक्सीनेटेड है। इनफैक्ट जो 15 से 18 साल वाली एज वाले थे, एज ग्रुप के जो थे, वो भी ऑलमोस्ट 62% जो है वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, 60% वैक्सीनेटेड है। तो ये हेल्थ केयर सेक्टर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वेस्ट करती है तो अल्टीमेटली वो पब्लिक में ही इन्वेस्ट कर रही है, अपने सिटीजन्स में ही इन्वेस्ट कर रही है। तो ये इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इस बार थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए कंपैरेटिवली लास्ट बजट्स के। जी,
एब्सोल्युटली, देखा जाए तो हेल्थ के बाद अब एजुकेशन सेक्टर की भी बात करनी जरूरी है, क्योंकि कोरोना काल में देश के एजुकेशन सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि कोरोना की तीनों लहरों के अलावा भी ज्यादातर वक्त तक शिक्षण संस्थान बंद रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन एजुकेशन के सहारे स्कूल कॉलेज केवल आबादी के एक सीमित हिस्से तक ही पहुंचने में कामयाब रहे हैं। ऐसे में अब इस बार के बजट में शिक्षा के लिए आवंटन बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। पिछले साल सरकार ने बजट में शिक्षा के लिए आवंटन में 6% की कटौती की थी और इसको लेकर खासा हल्ला हंगामा भी हुआ था। सवाल उठे थे सरकार की सोच पर, उसकी नीति पर। लेकिन इस बार शिक्षा क्षेत्र में बजट कटौती के बजाय बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट हुआ एजुकेशन सेक्टर भी काफी डिमांड्स लेकर आया है, जिसमें सबसे बड़ी मांग है एजुकेशन सेक्टर की कई सेवाओं पर लगाए जाने वाले भारी भरकम 18% जीएसटी को हटाने की। मैं सीधे पंकज जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। पंकज जी, ये जो डिमांड की जा रही है, क्या ये पॉसिबल है सरकार के लिए? मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने एजुकेशन सेक्टर की बात करी। इस एजुकेशन सेक्टर में जो जहां हम लैग कर रहे हैं, अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम लॉन्च रखे हुए हैं। इतने स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट के पास है कि वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते, जो पढ़ नहीं पाते, या जहाँ पे फीस ज़्यादा है, वहाँ पे वो गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स के थ्रू स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम को अवेल कर सकते हैं। लेकिन लैकिंग कहाँ पे आती है कि वो स्कीम्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल ही नहीं है। उन्हें ईजिली पता ही नहीं लगता कि जब मैं किस स्कीम के लिए एलिजिबल हूँ और उस स्कीम का बेनिफिट मैं ले सकता हूँ, राइट। वो सारे स्कीम्स अगर एक सही प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट एक साथ रख दे तो उससे हमारे वो बच्चे, उस तबके के बच्चे जो उसको अवेल नहीं कर सकते और जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है और जो पढ़ने में बहुत क्रीम बच्चे हैं, वो बच्चे उसको अवेल कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। एक चीज़ तो ये रही। दूसरी चीज़, जहां आपने देखा कि जो अभी सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हर जगह खर्चे बढ़ रहे हैं पेरेंट्स के, कि भाई वहां पे फीस स्कूल को भी जा रहा है और घर में भी दूसरी तरीके से आपको उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, मोबाइल प्रोवाइड करना है, लैपटॉप प्रोवाइड करना है, डिजिटल सर्विसेज और इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो पेरेंट्स के ऊपर एक अलग से बर्डन आ गया है इस चीज़ का कि भाई उसका कॉस्ट उनको अलग से मीट आउट करना है। तो इसमें एक एक्सपेक्टेशन ये भी होगा, ये जो खर्चे हैं एजुकेशन के ऊपर, जैसे गवर्नमेंट ने पहले एक इंटरेस्ट, अगर पढ़ने के ऊपर अगर आप लोन लेते हो उसके ऊपर इंटरेस्ट अगर पे करते हो तो उसका सेक्शन 80E में उन्होंने उसका बेनिफिट दिया हुआ है। सिमिलरली जो इस तरीके के खर्चे जो पेरेंट्स के ऊपर एडिशनल आए, उस इन खर्चों का भी बेनिफिट अलग से गवर्नमेंट अगर चाहे ये तो भी दे सकती है। डिमांड सामने आ सकती है और हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन हो लोगों की। खैर, अब हम हाउसिंग की बात करेंगे। होम लोन ग्राहकों को इस बार के बजट में सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। खबरों के मुताबिक इस बार होम लोन के प्रिंसिपल के भुगतान पर मिलने वाली टैक्स छूट को सरकार बढ़ा सकती है। अभी तक होम लोन के प्रिंसिपल के 1.5 लाख तक के पेमेंट पर 80C के तहत टैक्स छूट मिलती थी। 80C जिसका दायरा पहले ही बहुत लिमिटेड है, 1.5 लाख तक की लिमिटेशन है। उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाती हैं, उसमें बच्चों की फीस भी आ जाती है, उसमें तमाम चीज़ें, आपका PPF PS सब उसके अंदर आ जाता है। तो डिमांड ये की जा रही है कि इस दायरे को बढ़ाया जाए। इस बार सरकार होम लोन के प्रिंसिपल पर टैक्स छूट को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर सकती है। जी घर खरीदने वालों के साथ ही घर बनाने और बेचने वाले भी बजट की राहत की उम्मीद कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन दिनों देश का रियल एस्टेट सेक्टर कोरोना की तीसरी लहर के सामने पस्त पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में अब इस सेक्टर को सरकार से बजट में बूस्टर डोज मिलने का इंतजार है और प्रॉपर्टी मार्केट सिंगल विंडो क्लियरेंस और साथ ही साथ इंडस्ट्री स्टेटस दिए जाने की भी अपनी बरसों पुरानी मांगे भी लेकर उठ रहा है। ऐसे में जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि इस वक्त वित्त मंत्री का घर खरीदने और घर बेचने वालों के लिए कौन सी सौगात लेकर आ सकता है आने वाला बजट। मैं विवेक जी आपके पास आना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि खास तौर पर इस वर्ग के लिए क्या कुछ आ सकता है बजट में। देखिए, क्या आ सकता है वो तो एक एस्ट्रोलॉजी की साइंस में अभी पढ़ना चाहूंगा, पर क्या आना चाहिए मैं जरूर कहूंगा। 2 लाख का जो इंटरेस्ट है, सब्सिडी जो है इंटरेस्ट पे, उसको अगर 5 लाख तक ले जाए तो ये इंसेंटिवाइज करेगा इस समय नया यूथ जो है उसको मकान खरीदने के लिए। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी जो है वो 7% किया, अगर उसको 2% कर दिया जाए एटलीस्ट टेम्पोररी कुछ समय के लिए। महाराष्ट्र में ये हुआ, महाराष्ट्र में 2020 में इसको 2% पे ले गए तो रजिस्ट्रेशन जो है यानी कि रजिस्ट्री कराना प्रॉपर्टी की, वो 53% बढ़ गया। क्या अर्थ हुआ इसका? अचानक सब लोग उस पीरियड में फट 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 रजिस्ट्री कराने पहुंच गए मकान की। अगर ऐसा होता है तो क्या फायदा होता है? 2 चीजें हैं। पहला तो एक इंडिविजुअल आदमी के 2 प्रकार के टैक्स बच गए,
उसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बच गया और उसका जो है इनकम टैक्स पे भी वो कुछ टैक्स बचाएगा अपना, तो उसकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है। और सबसे बड़ी चीज, इससे रियल एस्टेट जो कि सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है हमारे देश का, आज एग्रीकल्चर के बाद 1.5 करोड़ लोगों को रियल एस्टेट नौकरी दे रहा है। वो उसमें बूम आएगा, उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, स्टील में आएगा, सीमेंट में आएगा, आपका इसके अलावा टाइल्स में आएगा, रियल एस्टेट डेवलपर में आएगा। ये लोग बैंकों का लोन नहीं चुका पा रहे, बैंकों का कर्जा नहीं चुका पा रहे, बैंक पैसा रिकवर करेगा, बैंक पैसा रिकवर करेगा, लोन का ऑफटेक बढ़ेगा, लोन का ऑफटेक बढ़ेगा, एमएसएमई बढ़ेगा, एमएसएमई बढ़ेगा, पूंजीपति बढ़ेंगे। और कई लोग पूंजीपतियों से नाराज रहते हैं, उनसे मैं नाराज रहता हूं। वो कहते हैं पूंजीपति पैसा खा जाते हैं। पूंजीपति कैसे पैसा खाते हैं? जैम लगा के, चटनी लगा करके, ब्रेड पकोड़े में डाल के कैसे खाते हैं मुझको मालूम नहीं, क्योंकि जब पूंजीपति बढ़ेगा तो देश बढ़ता है। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि अगर इस समय हम रियल एस्टेट पे वापस ध्यान दे सकें, इसके लिए 2 चीजें और देख सकते हो आप। बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस में फाइनेंशियल इंक्लूजन ले आए। आपका जन धन योजना है, बधाई, लेकिन जन निवेश योजना ले आए। अगर किसी प्रकार से, थोड़ा रेडिकल थॉट है, लोगों को एनकरेज करें आपकी इनकम का 3-5% पीपीएफ में, पोस्ट ऑफिस में, गवर्नमेंट स्कीम में, इक्विटी में डाल दिया जाए। वैसे कंपलसरी अगर थोड़ा कर दें तो एकदम उसका पैसा बचेगा। दूसरी चीज, आपका मोबाइल फोन है, 75 करोड़ मोबाइल फोन यूजर है, उनसे अगर 50 रुपया महीना लेकर के उनका कंपलसरी इंश्योरेंस कर दें, उनका मेडिक्लेम हो जाए, पूरे देश का इंश्योरेंस हो जाएगा। थोड़े रेडिकल थॉट चाहिए। तो 50 रुपया महीना हर आदमी मोबाइल फोन यूजर दे सकता है, 75 करोड़ लोगों का इंश्योरेंस आज हो जाएगा। बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस अगर एक्सेसिबल हो गई ना, तो लोअर पिरामिड जो है वो अगर एक बार सुरक्षित हुआ तो गवर्नमेंट जो है ना, लॉन्ग टर्म फंड उसको आएगा, उसको पैसा जी। कई क्रांतिकारी सुझाव विवेक जी आपने इस समय सामने रखे हैं, और जाहिर सी बात है सरकार के जहन में भी तमाम पहलू होंगे, क्योंकि सरकार भी ये चाहती है कि लोगों के हाथ में पैसा हो, वो पैसा री इन्वेस्ट इकोनॉमी में हो और उससे इकोनॉमी बूम करे। और भी बहुत सारे पहलू हैं, उन पर भी बातचीत जारी रहेगी। हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बस छोटा सा ब्रेक, यूं गए और यूं आए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। आज आप देख रहे हैं बजट पर हमारा खास कार्यक्रम। 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जल्दी से रुख करना चाहूंगा पंकज मिश्रा जी का, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले हाउसिंग सेक्टर पर बात हो रही थी, वो कुछ पॉइंट्स यहां पर ऐड करना चाहते हैं। पंकज जी फटाफट। देखिए, जो असेसमेंट ईयर 2017-18 है, वहां पे जो डिडक्शन था सेक्शन 24B का हाउसिंग लोन के ऊपर, वो कोई लिमिट नहीं थी उस टाइम पे। विवेक जी, हमने उस टाइम पे कोई लिमिट नहीं हुआ करती थी। उसके बाद से इन्होंने 2 लाख की लिमिट कर दी। अब मैं ये कह रहा हूं गवर्नमेंट को कि जो 2017-18 में जो प्रोविजन था, आप वही वाला प्रोविजन ले आओ, और जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं उस इंटरेस्ट को पूरा 100% डिडक्शन दो हमें, क्योंकि वो एक्चुअली में वो इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम आवर कोर इनकम है, और वो चीज हमारे को बेनिफिट देगा। नाउ आनंद प्लीज। जी बिल्कुल। मोदी सरकार आने से पहले कृषि बजट भी लगभग 22,000 करोड़ रुपए होता था, इसीलिए कृषि बजट पर भी बात करनी बहुत जरूरी है। जबकि साल 2021-22 में इसे लगभग 5.5 गुना बढ़ाकर 1.23 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ऐसे में किसान इस बार भी बजट बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं, और उन्हें उम्मीद है कि किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान निधि का पैसा बढ़ाने, भंडारा और साथ ही साथ कोल्ड स्टोरेज और साथ ही साथ माइक्रो इरिगेशन फंड में भी बढ़ोतरी करने के लिए कोई ना कोई फैसला सरकार को जरूर लेना चाहिए। मैं रुक करना चाहूंगी यहाँ पर रुचिका जी आपका, और जानना चाहूंगी आपसे कि इस बार फार्मर्स कम्युनिटी के लिए, फार्म सेक्टर के लिए सरकार क्या कुछ लेकर आ सकती है। स्पेशली इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि बस कुछ ही समय पहले 3 फार्म लॉज को रिपील कर दिया गया है, जो सरकार की एक सबसे बड़ी पहल थी फार्म सेक्टर को रिवाइव करने के लिए, उस पर सरकार वापस चली गई है। तो अब नेक्स्ट बड़ा आइडिया फार्म सेक्टर के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आप देखेंगे तो काफी लंबे समय तक फार्मर एजुटेशन चला है हमारा। गवर्नमेंट जो है वो फॉर्मूलाज भी लेके आई फार्मर्स को उसके बेनिफिट के लिए, मगर समहाउ वो रोल बैक हो गए। मुझे लगता है ये आने वाला जो बजट है ये फार्मर्स फ्रेंडली होगा, मोर ऑफ फार्मर फ्रेंडली होगा। रीजन नहीं कि वो जो पहले बेनिफिट्स थे जो रोल बैक हुए, वो बेनिफिट्स तो देने ही देने हैं सरकार को। उसके अलावा सरकार और भी बेनिफिट्स लेके आएगी, जिससे जो हमारा फार्मर है वो सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट बने, बजाय के दूसरे के ऊपर डिपेंड करने के। तो ये इस बार जो बजट है, मुझे लगता है इसमें काफी सारा जो
वो होगा, डाइवर्जन ऑफ इनकम होगी, वो फार्मर्स की तरफ होगी। जी। इसके अंदर फार्मर्स का प्राइवेटाइजेशन भी हो सकता है। कितना बड़ा चैलेंज है रुचिका जी निवेश को आकर्षित करना एग्रीकल्चर में, कितना बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए? ये अनडाउटेडली एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि थोड़ा सा अनस्कैटर्ड एरिया, अगर आप देखें हमारा जो फार्मिंग सेक्टर है बहुत ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है जी। तो ये एक चैलेंज तो अनडाउटेडली गवर्नमेंट के लिए है। बट मुझे लगता है अगर सरकार थोड़ा सा इसको प्राइवेटाइजेशन के अंदर आती है, इसके अंदर, तो वो सरकार को बहुत बेनिफिट देगा। ना केवल सरकार को बेनिफिट देगा, वो आम फार्मर्स को भी हित में होगा। क्या किसान सम्मान निधि में इजाफा हो सकता है? 6,000 अभी मिल रहा है, क्या 8,000 पे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल। मेरे को लगता है इस बार वाला बजट जो है वो फार्मर्स फ्रेंडली होगा ही होगा, खासकर तब जब वो पहले जो बेनिफिट्स आए थे फार्मर के वो रोल बैक हो गए, तो वो बेनिफिट्स तो मुझे लगता है आने ही चाहिए। उसके अलावा नए बेनिफिट्स और आने चाहिए फार्मर्स के लिए। जी, चलते चलते विवेक जी से यहां पर एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। विवेक जी, एग्रीकल्चर को लेकर बहुत मायूसी अक्सर देखी जाती है। जो लोग कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें मुनाफा नहीं हो रहा, इसलिए हम इससे दूर जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नौकरियां छोड़ छोड़कर एग्रीकल्चर में आ रहे हैं। तो ये डिसबैलेंस क्यों दिखाई देता है? आनंद भाई, मेरा प्रोफाइल जो है ना वो एमएसएमई का है और स्टार्टअप्स का है और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का है जी। तो अगर आप मुझे वहां पे उस एरिया में कोई बात करना चाहें तो मैं उसके बारे में बहुत बात करना भी चाहता था जी, और मेरी इच्छा भी थी, क्योंकि आपने वर्ड चलते चलते बोल दिया, इसलिए मैंने आपको थोड़ा रोक दिया कि अगर आप मुझे उस तरफ ले जाएं, एमएसएमई और स्टार्टअप्स की तरफ कहीं बात करना चाहें, तो उस पर कुछ रेवोल्यूशनरी आइडिया जरूर मैं आपके चैनल पे दूंगा। जी, बहुत संक्षेप में अगर आप समझा पाए, क्योंकि स्टार्टअप भी हमारे चर्चा का केंद्र है। स्टार्टअप्स को लेकर जो इंडिया में माहौल बन रहा है, अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे नंबर पर इस समय है, क्या और देखा जा सकता है इसमें बेहतर? बहुत कुछ। यहाँ तो देखिए आप, इंडिया तीसरा थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, 60,000 स्टार्टअप है, $42 बिलियन रेस किया है इस साल, $11 बिलियन पिछले साल के मुकाबले, यानी कि 4 गुना के ज्यादा आसपास रेस कर लिया है। 46 यूनिकॉर्न, यानी कि 46 ऐसे स्टार्टअप आए हैं जो 10 साल में रेज हुआ, वो एक साल में $46 बिलियन कंपनी आ गई। इंडिया में 90 यूनिकॉर्न हो गए, हर 9 दिन के अंदर एक यूनिकॉर्न आ रहा है। 487 है यूएस में, चाइना में 301, अपने यहाँ उसके बाद तीसरा नंबर है, यूके वगैरह सब पीछे रह गया है। पहली चीज मुझे लगता है कि टैक्स हॉलिडे बढ़ा देना चाहिए। अभी 3 साल का है, वो आई वॉश है, एक आंखों का धोखा है, क्योंकि 3 साल के बाद, जब 3 साल तो स्टार्टअप को प्रॉफिट आने में लगता है, आपने 3 साल का टैक्स हॉलिडे दिया, उतने में जब तक वो प्रॉफिट में आता है जी, समय की कमी है विवेक जी, माफी चाहूंगा, समय की कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी का, और साथ ही साथ रुचिका जी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी नजरें टिकी हैं निर्मला सीतारमण के बही खाते पर कि जब वो खुलेगा तो उसमें किसके लिए क्या निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।